चर्म यानी त्वचा, त्वचा के रोग। तो चर्म रोग यानी त्वचा के रोगों के लिए भी फायदेमंद होता है। अर्जुन कहता है, वो अर्जुन एक पेड़ का नाम होता है जिसको अर्जुना कहते हैं, इंग्लिश में अर्जुना, अर्जुन होता है। तो यह हृदय के रोगों के लिए फायदेमंद होता है। इसकी छाल के रस को पीते हैं तो हमारे हृदय के जितने रोग होते हैं, हाई बीपी यानी ब्लड प्रेशर तेज हो जाना, ठीक है, जिसको हार्ट अटैक आता है, उसको अर्जुन की छाल का रस पीना चाहिए। नीम चर्म रोगों के नाशक के लिए, चर्म रोग, फोड़े, फुंसी और कृमि नाशक। कृमि माना जानते हो, पेट की आंत में अगर पटारे पड़ जाएं, छोटे छोटे चिनूने पड़ जाएं, उसके लिए हम नीम के जूस को पी जाए अगर, तो हमारे पेट के अंदर के जो कीड़े हैं वो सभी खत्म हो जाते हैं, ठीक है। वात रोग में भी उपयोग होता है। वात माने हवा, हमारे शरीर में गैस बनने लगती है, पेट में क्या बनने लगती है, गैस बनने लगती है। जॉइंट भी हमारे थोड़े थोड़े सूजे सूजे से लगने लगते हैं, ठीक है, फूले फूले से लगने लगते हैं, तो उसमें हम नीम के पेड़ का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। अब आक माने अकौवा, अकौवा बताया था ना, अकौवा जिसके फूल सफेद सफेद होते हैं, ठीक, हाँ, अकौवा जिसमें दूध निकलता है पत्ता तोड़ने पर। यह दर्द निवारक होता है, यानी दर्द को घटाता है, एवं विषैला भी होता है, अतः इसका उपयोग सावधानी से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आंख में दर्द हो रहा तो आंखें में दर्द उसका दूध डाल, आंख टूट जाएगी, सीधी आंख टूट जाएगी, इसलिए जहरीला होता है, उसका उपयोग बड़े ध्यान से करना चाहिए। समझ में आया? हाँ, सुने, बेल, बेल आप लोग जो बेल पत्ती जो शंकर जी को चढ़ाई जाती है, उसमें गोल गोल फल लगे रहते हैं, जो बेल होते हैं, उसको फोड़ते हैं तो अंदर एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, खाने में काफी मीठे रहते हैं, उनको खाते हैं तो हमारा पेट साफ हो जाता है। तो क्या है, यह पेट के रोगों, अतिसार में लाभकारी होता है और इसका मुरब्बा बनाकर सेवन करना चाहिए। सेवन माने खाना चाहिए। मुरब्बा मतलब इसको उबाल के, उसको काट के, पीट के, उसमें थोड़ी शक्कर अक्कर मिला के बढ़िया चटनी की तरह मुरब्बा बना के, टमाटर का सॉस देखा है आप लोगों, तो ऐसे बेल का भी सॉस बनाया जाता है और फिर खाना चाहिए। हाँ, बहेड़ा मसालों में आता है, बहेड़ा, हींग, बहेड़ा, फटकरी है, तो बहेड़ा नेत्र व बालों के लिए लाभदायक होता है। नेत्र, नेत्र के लिए और बालों के लिए लाभदायक होता। हाँ हाँ, अब देखें घरेलू औषधियां जो घर में आपके में दवाइयां रहती हैं, उनका उपयोग तो करना ही चाहिए। तो हल्दी होती है, हल्दी एंटीसेप्टिक यानी होता है त्वचा को गोरा बनाने वाली, इसलिए शादी के पहले हल्दी लगाते हैं ताकि त्वचा गोरी हो जाए, सुंदर दिखने लगे, ठीक, और त्वचा के जो रोग हैं वो भी मिट जाते हैं। दर्द निवारक भी होती है हल्दी, सर्दी खांसी को रोकने में भी सहायता देती है हल्दी। समझ में आया? अदरक क्या है, सर्दी जुकाम, कफ और खांसी में फायदा देता है, इसीलिए जब सर्दी जुकाम होती है तो अदरक वाली चाय पीती है ना। उसके बाद सौंठ, सर्दी खांसी में लाभदायक होता है सौंठ। अरे भाई, अदरक को सुखा दो, सौंठ बन गया, नहीं बन जाता है सौंठ। हाँ, जीरा, जीरा आपने देखा होगा, छोटा छोटा मसाला जिससे आप तेल में डाल के फ्राई कर लेते, जीरा राइस। पाचक होता है, पेट विकारों के लिए फायदेमंद। जीरे हमारे लिए डाइजेशन यानी पचाने के लिए सहायक होता है और पेट के जो रोग हैं, विकार हैं, उनको दूर कर देता है। जायफल, जायफल एक गोल गोल होता है, मसाले में आता है, तो जायफल पेट के विकारों को हटाता है और त्वचा में निखार करने के लिए होता है, त्वचा भी हमारी गोरी हो जाती है, ठीक है। विकार माने गड़बड़ी, खराबी, पेट की खराबी, किसी जहां विकार शब्द लगा है यानी खराबी है, बीमारी है। अब मुलहठी, गले के दर्द को या खांसी या कफ को दूर करती है। देखो आप लोग को इसको कंठ कोकला भी कहते हैं। मुलहठी, जो संगीतकार होते हैं, जो आपके आसपास गांव में कीर्तन करने के लिए जाते हैं या गाना बजाने के लिए जाते हैं, तो उनका गला बार बार जोर से चिल्लाने से गला क्या होता है, फटने लगता है, तो वो एक जड़ी बूटी की लकड़ी चबाते रहते हैं, उसको कहते हैं मुलहठी। मुलहठी से हमारा गला नहीं फटता है और हमारी आवाज सुरीली हो जाती है। आई बात समझ? तो गले के दर्द को, कफ और खांसी को मुलहठी रोकता है। लहसुन,
बात रोगों में फायदेमंद होता है। बात रोग माने गैस के लिए, और हड्डी में जो ज्वाइंट में सूजन होती है उनके लिए फायदेमंद, और हृदय के लिए फायदेमंद। अगर आप लोग लहसुन खाते हैं तो कितनों तेल कुछ भी खाते रहो, आपके हृदय में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आएगा समझ? और जो लहसुन खाए ना, वो दम से पूड़ी और डालडा खाएगा तो पक्का है कि उसके हृदय में दर्द होने लगेगा, रक्तचाप बढ़ जाएगा, रक्तघात, हृदय घात की बीमारी हो जाए। काली मिर्च क्या करती है? सर्दी जुकाम और कफ की खांसी यानी खांसी को रोकती है। कफ यानी बलगम खांसी। यह भी जाने कुछ पौधों में से हमें रेशे प्राप्त होते हैं, जैसे कपास, पटसन एक पौधा होता है, उससे हमें रेशा मिलता है। जूट नारियल के पौधे से हमें जूट मिलता है, नारियल आदि। इनका वस्त्र बनाने में हम प्रयोग करते हैं। कागज बनाने के लिए बांस, गन्ने के छिलके, लकड़ी का बुरादा काम आता है। कागज किसका बनता है? बांस का, लकड़ी के छिलकों का, और लकड़ी के बुरादे का, गन्ने के छिलकों का कागज बनाया जाता है। पहले उसको छीलते हैं, बारीक करते हैं, फिर उसको मशीनों के द्वारा बनाया जाता है। शक्कर हमें गन्ने से प्राप्त होता है। शक्कर कहाँ से प्राप्त होता है? गन्ने से। मसाले भी हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, जैसे लौंग, काली मिर्च, इलायची, ये हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। हाँ, इलायची केरल में मिलता है सबसे ज्यादा, ठीक है, काली मिर्च केरल में। चाय हमें पौधों की पत्तियों से तथा कॉफी हमें बीजों से प्राप्त होती है। चाय पता पौधे की पत्तियों से मिलती है, और जो कॉफी है वो पौधे के बीज से मिलती है। आई बात समझ? चाय और कॉफी अलग अलग होती ना, चाय अलग होती, कॉफी अलग होती। कॉफी को इंग्लिश में हिंदी में कहवा बोलते हैं। ये पेय फसल है। ये कहां पर? सिक्किम में। सिक्किम राज्य सुना है आप लोगों ने? असम सुना है? हाँ, वहां पर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। अब बताइए, रेशा हमें किन किन पेड़ पौधों से प्राप्त होता है? रेशा हमें कपास से, पटसन से, जूट से, नारियल से प्राप्त होता है। समझ में आया? प्रमुख फसलों के नाम बताइए। हाँ, प्रमुख मसालों के नाम बताइए। लौंग, इलायची, काली मिर्च, तेजपत्ता और बहेड़ा, वो अभी बताया था ना, जायफल। हाँ, दालचीनी की वो होती है छाल, उसको खाते हैं तो वो बहुत मीठी मीठी लगती है, मसाले में आती है दालचीनी, ठीक है। बड़ी इलायची, सौंफ। अब 3 औषधियों के पौधों के नाम लिखो। 3 औषधीय पौधों के नाम: तुलसी, पीपल, आंवला, बरगद, अर्जुन, बेल, नीम, अकौआ, पीपल। जी आपको बता देना, समझ में आएगा? बबूल, बहेड़। 3 पूछा है, लेकिन बताना आपको पूरे। आप ये ना समझे कह रहे उसने तो 3 पूछा से जल्दी बता के आगे निकल गए। जितना हो सके आप ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश करूं तो समझ लीजिए आप पढ़ 5 में रहे हैं, लेकिन आप कोशिश कक्षा 8 की तरह कर रहे हैं। जब 8 की तरह कर रहे हैं तो फिर निश्चित आपको सफलता मिलेगी। शिक्षक कहता है, बच्चों हमने जाना कि पौधे से हमें कौन कौन से लाभ हैं। आइए नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन करें। अवलोकन माने देखें, जांचें, और विभिन्न जंतुओं को दिखाया गया है। बताइए जंतुओं से हमें कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। तो देखिए भेड़ है, भेड़ के बाल बड़े बड़े दिख रहे हैं ना, तो यानी इससे हमें ऊन प्राप्त होती है। एक मिल गया। बकरी के थन दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब इससे हमें दूध प्राप्त होता है। आगे देखो, गाय भी ये क्या है, दूध लगा रहा है तो यानी दूध मिलता है। मुर्गी के पीछे अंडे रखते हैं यानी हमें अंडे मिलते हैं। मछली भी हमें भोजन के लिए मिलती है। और देखो पेड़ के नीचे कुछ लगा है, छत्ता सा लगा, तो मधुमक्खी का छाता है, ठीक है, उससे हमें शहद मिलती है। तो ये भी हमें जीव जंतु से मिल रहा है, तो इतना ध्यान रखना है। तो जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडा, ऊन, शहद आदि प्राप्त होते हैं। दूध देने वाले प्रमुख पशुओं के नाम: भैंस, गाय, बकरी, भेड़, इनसे हमें दूध मिलता है। शहद हमें कहां से प्राप्त होता है? शहद हमें मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होता है।
ऊन हमें कहां से मिलता है? ऊन हमें भेड़ से मिलता है। ठीक है, सवारी तथा सामान ले आने के लिए पशुओं के नाम बताओ। तो घोड़ा से हम सवारी करते हैं, घोड़ा गाड़ी से हम सवारी करते हैं, तांगा, गधा गाड़ी भी होती है, बैलगाड़ी भी होती है, ऊंट गाड़ी भी होती है, हाथी पे भी सवारी करते हैं ना। हाँ तो सुनिए, देखो बैल, घोड़ा, ऊंट, हाथी और गधा। गधा पे बैठना क्यों? गधे की सवारी नहीं करोगे? ठीक है, समझ में आया? तो बच्चों, रेशम भी हमें जीवों से प्राप्त होता है। रेशम के कीट हमने कक्षा 4 में पढ़े थे। ठीक है, रेशम के कीड़े सहतूत के पेड़ पर रहते हैं और उनके पीछे एक ग्रंथि रहती है जिससे लार निकलती है, और वह लार जब सूख जाती है तो वह धागा बन जाता है, और उस धागे को हम रेशम का धागा कहते हैं, जो बहुत ही चमकीला होता है। धागों की रानी रेशम को कहा जाता है, क्योंकि रेशम बहुत सुंदर होता है। सुने बच्चों, रेशम भी हमें जीवों से प्राप्त होता है। क्या आप रेशम देने वाले जीव का नाम जानते हैं? रेशम हमें रेशम के कीड़े से मिलता है, जो सहतूत की पत्तियों पर पाला जाता है। बताया मैंने, सहतूत पेड़। सहतूत नहीं जानते आप लोग, इतने मूर्ख बच्चे। आप लोगों ने अतूत खाए हैं, कीड़े की तरह होता है, वही अतूत का पेड़ सहतूत का पेड़ कहलाता है। मीठे लगते हैं, उनमें बीज नहीं होता है, उनकी जड़ को काट के लगा दिया जाता है। हाँ ठीक है, उसकी ब्रांच यानी शाखा को काट के लगा देते हैं। समझ में आया? हम यह भी जाने, लाख के कीट से प्राप्त होती है। एक कीट होता है, उस कीट से हमें लाख मिलती है। लाख यानी गोंद की तरह होता है, लाख यानी गोंद की तरह होता है, जिससे हमें लाख के कीट से प्राप्त होती है। अनेक पशु कृषि कार्य के लिए हमारी मदद करते हैं। जैसे बैल के हम हल को खिंचवाते हैं, उनसे प्राप्त हमें गोबर मिलता है, पशुओं से गोबर मिलता है, गोबर की खाद बनती है, और खाद को हम कहाँ डालते हैं? खेतों में डालते हैं। तो जीव जंतु भी हमारे लिए उपयोगी हैं। कुछ जंतु जैसे गिद्ध, चील, कौवा, लोमड़ी, सियार, जब कोई जीव जंतु मर जाता है तो आप लोग आसपास से गुजरते हैं तो नाक बंद करनी पड़ती। क्यों करनी पड़ती? क्योंकि बहुत बदबू आती है। तो क्यों आती है? क्योंकि वहां पर सियार, कौवा, चील, गिद्ध, लोमड़ी नहीं है। नहीं तो उसके मरने के बाद ये सब उसको वे खा जाते। कौवा मरे हुए पशुओं को खाता है, चील भी खाती है, गिद्ध भी खाता है, लोमड़ी भी खाती है, और सियार भी खाती है। ठीक, सियार माने एक वो होता है आप लोग, लोमड़ी, सियार थोड़ा एक वो होता है, मैंने नहीं देखा, भेड़िया जैसा होता है। नहीं, सियार अलग ही होता है। हाँ जो भी हो, चलो, जो रात में बोलता है वो ऐसे बोलता है। सुने आप ध्यान दें। तो क्या करते हैं ये सब? देखो, कुछ जंतु जैसे गिद्ध, चील, कौवा, लोमड़ी, सियार आदि मृत एवं सड़ी गली वस्तुओं को खाकर पर्यावरण को साफ सुथरा रखते हैं। तो ये जीव जंतु क्या करते हैं? पर्यावरण में जो मरे हुए जीव जंतु होते हैं उनको खा करके हमारे पर्यावरण को साफ सुथरा कर देते। समझ में आया? हाँ, तो तुम लोग सियार तो नहीं हो? मृत जंतुओं के चमड़े से हमें जूता, चप्पल तथा बैग विभिन्न प्रकार की सामग्री को बनाने के लिए सामान मिलता, चमड़ा मिलता है। हाँ, मृत जीव जंतुओं की खाल को यानी त्वचा को उतार कर उससे बैग बनाए जाते हैं, जूते चप्पल बनाए जाते हैं, बेल्ट बनाए जाते हैं, ढोल नगाड़े बनाए जाते हैं। समझ में आया? बस अब बताइए, जंतु कृषि में हमारी किस प्रकार मदद करते हैं? जंतु कृषि में हमारे लिए खाद देते हैं, गोबर का खाद देते हैं, और हल को खींचने के लिए बैलों का उपयोग किया जाता है। और जंतु हाँ कृषि में, और जंतु हमारे मतलब खाद देते हैं और खेतों को जोतने के लिए बैलों की सहायता मिल जाती है। और सर खाद डालने के लिए बैलों की गाड़ी की सहायता मिलती है, बैलगाड़ी। ठीक है, इस प्रकार से हमें सहायता देते हैं। ठीक,
पर्यावरण की सफाई करने वाले जंतुओं के नाम लिखो। सियार, पहले गिद्ध, कौवा, सियार, चील, लोमड़ी। ठीक है, बस शांत रहें। बच्चों, हमने जाना कि पेड़ पौधे तथा जीव जंतु हमारे लिए लाभदायक है। अब दोनों यहाँ एक दूसरे पर निर्भर हो रहे हैं, तो इस पाठ से पता चल रहा है कि निर्भरता बताई जा रही है। बच्चों, हमने जाना कि पेड़ पौधे तथा कुछ जंतु हमारे लिए लाभदायक हैं, किंतु हवा, पानी और भूमि के बिना ये जीवित नहीं रह सकते। जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, हवा पानी तो उन्हें चाहिए ही चाहिए। अतः हवा, पानी और भूमि भी हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। भूमि सभी जीवों को रहने के लिए आवश्यक है। इस पर घर बनाते हैं, भूमि पर खेती करते हैं, हम भूमि पर रहते हैं। समझ में आ गया? सर पीछे वाले 6 नंबर वाला बता दो सर। पशुपालन उल्टी सीधी छवि। हाँ सर, कुछ मिले नहीं हो सर, बहुत छवि है सर, इसमें रखो रखो, वो सब मिल जाएगा। सुने आगे पढ़ते चलो, वो कहीं ना कहीं तो मिलेगा। तो भूमि सभी जीव जंतु को रहने के लिए आवश्यक है। इस पर घर बनते हैं, भूमि पर खेती करते हैं और हम भूमि पर रहते हैं। भूमि कितने के लिए जरूरी है? 3 कामों के लिए, घर बनाने के लिए, खेती करने के लिए और आवास रहने के लिए। ठीक है, रहने के लिए, जीव जंतुओं को रहने के लिए। रहने दो, वो सब बता देंगे, फिर अलग से बता देंगे। चलो, दिमाग खराब नहीं करोगे। अच्छा, बहुत अच्छा। क्या सभी जगह भूमि एक समान होती है? आप लोगों ने कल भारत का नक्शा देखा था। कहीं पे पर्वत, कहीं पे पठार, कहीं पे मैदान, कहीं पर रेत रेगिस्तान, कहीं पर ऊंची नीचे पर्वत पठार। तो एक जगह सभी भूमि एक जैसी होती है? नहीं होती। ठीक है, नहीं, अलग अलग स्थान पर भूमि अलग अलग होती है। कहीं पर समतल, कहीं पर ऊबड़ खाबड़, कहीं पर पहाड़, कहीं पर ठोस चट्टान, तो कहीं पर मुलायम मिट्टी। सब भूमि के बाद दूसरा प्रमुख अजैविक घटक है पानी, यानी जल। बताइए, जल हमें कहां से मिलता है? तो जल हमें वर्षा से, नदी, तालाब, हैंडपंप और ट्यूबवेल से मिलता है। बहुत जल के प्रमुख स्रोत बताइए। स्रोत माने होता है जहां जहां से हमें जल प्राप्त होता है। अब जल के प्रमुख उपयोग बताइए। उपयोग क्या क्या है? जल हमें पीने के लिए, भोजन पकाने के लिए, खेती करने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए बहुत जरूरी होता है। उसके बाद भूमि और पानी के अतिरिक्त पर्यावरण तथा अजैविक घटक कौन कौन से हैं? भूमि और पानी के अतिरिक्त पर्यावरण का अजैविक घटक कौन सा है? हवा। अब हवा के बारे में पढ़ते हैं। हवा भी हमें जरूरी है। तो देखें, हवा में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? हवा में हमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। मुख्य रूप से भी आगे अगर हवा के बारे में पढ़ोगे आप लोग, तो हवा में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है, हाँ 78%। उसके बाद ऑक्सीजन होती है 21%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड कम प्रतिशत होती है। ठीक है, तो इन गैसों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। इन गैसों के अलावा नाइट्रोजन गैस भी पाई जाती है। और कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। जंतुओं तथा पौधों के लिए इन गैसों का बहुत महत्व है। अगर ये गैसें नहीं मिलेंगी तो पेड़ पौधे जीवित नहीं रह पाएंगे। ऑक्सीजन सभी जंतुओं को सांस लेने के जरूरी है, और कार्बन डाइऑक्साइड सभी पौधों को सांस लेने के लिए आवश्यक होती है। समझ में आया? इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं। इस क्रिया में सूर्य का प्रकाश भी होना आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कल बताया था कि पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में, खनिज लवण की उपस्थिति में, पानी की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में का होना आवश्यक है। अतः सूर्य के प्रकाश भी सभी जंतुओं को और पेड़ पौधों को भी आवश्यक होता है। यह भी जाने
भूमि से हमें खनिज प्राप्त होते हैं। जैसे लोहा आपका कहाँ से मिला है? खदानों से मिला है। कल मैंने आपको बताया था संगमरमर आपको जबलपुर से मिला, जबलपुर की चट्टानों से खोदा जाता है। हीरा आपको कहाँ से मिला है? पन्ना में आपको हीरा मिलता है। ठीक है, कोयला आपको सिंगरौली में मिलता है। ठीक है, कर्नाटक की कोलार खान से आपको सोना मिलता है। तो कई खनिज पदार्थ आपको भूमि से मिलते हैं। ठीक है, जिनसे कई वस्तुएं बनाई जाती हैं। लोहा भी आपका खदानों से निकाला जाता है, फिर इसको पिघला करके शुद्ध किया जाता है, फिर इससे हम कई वस्तुओं का निर्माण करते हैं। भूमि से कोयला, पेट्रोल भी मिलता है। भूमि के अंदर क्या होता है? पेट्रोल होता है। ठीक है, समुद्री चट्टानों के नीचे पेट्रोल दबा होता है, उसमें कुएं खोदने पर हम वहां से पेट्रोल निकाल लेते हैं। पानी से बिजली बनाई जाती है। मैंने कक्षा 4 में बताया था कि जहां पर पानी का डैम होता है, पानी को रोक करके हम बांध बनाते हैं, उस बांध के पानी को टरबाइन पर गिराकर डायनेमो को घुमाकर बिजली उत्पन्न करते हैं। ठीक, परिवहन, पानी परिवहन को भी काम आता है। पानी परिवहन के भी काम आता है। जैसे नदी है, नदी में आप नाव छोड़ दो तो जहां तक पानी जाना जा रहा है वहां तक आपकी नाव बिना चलाए चली जाएगी। पक्का? तो क्या है, पानी परिवहन के काम भी आता है। सजीव, वो सभी जीवों के शरीर में पानी का एक महत्वपूर्ण भाग है। हमारे शरीर में 70% पानी है। अगर हम 100 किलो के हैं तो 70 किलो तो पानी निकलता है। आई बात समझ में? आइए अब हम दिए गए चित्र का अवलोकन करें। चित्र में दिखाया गया कि पौधा सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करता है। पौधा कहां से ऊर्जा प्राप्त करता है? सूर्य के प्रकाश से। बताइए वे कौन से जंतु पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं? देखो, पौधे को हिरण, बकरी, गाय आदि जंतु खाते हैं। सभी जंतु पेड़ पौधे की पत्तियों को खाते हैं, इन्हें शाकाहारी कहते हैं। तो वे जंतु जो पेड़ पौधों की पत्तियों को खाते हैं, खाकर के जीवित रहते हैं, उन जंतुओं को हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। मांसाहारी जंतु किन्हें कहते हैं? जो जंतु अन्य जंतुओं को खाकर जीवित रहते हैं, उन जंतुओं को हम मांसाहारी जंतु कहते हैं। कल ही मैंने आपको बताया था कुछ जंतु पौधे एवं दूसरे जंतुओं को खाते हैं, उनको हम सर्वाहारी जंतु कहते हैं। ऐसे जंतु जो पौधों को भी खा के जीवित रहते हैं और अगर जंतुओं को भी खाकर जीवित रहते हैं। जैसे मनुष्य है, मनुष्य तो सभी को खाता है, पेड़ पौधों के से मिलने वाले भोज्य पदार्थ को खाता है और जंतुओं को भी खाता है। ठीक है, तो सर्वाहारी हो गया। चलो, सूर्य का प्रकाश देखिए इस चित्र में। सूर्य के प्रकाश को किसने लिया? पौधे ने लिया। पौधे को किसने खाया? हिरण ने खाया। हिरण को किसने खाया? शेर ने। या हिरण को किसने खाया? मनुष्य ने। या पौधे को किसने खाया? मनुष्य ने। तो देखिए, और सूर्य का प्रकाश भी किसने लिया? मनुष्य ने। तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य है। सूर्य से ही हमें ऊर्जा मिल रही है। जितने जीव जंतु हमारे पर्यावरण में रहते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक, सभी को ऊर्जा सूर्य से प्राप्त हो रही है। देखो, दिख रहा है ना इस चित्र में कि सूर्य से ऊर्जा पौधे ने ली, पौधे से ऊर्जा हिरण ने ली, हिरण से ऊर्जा शेर ने ली, शेर से ऊर्जा पौधे ने ली, पौधे से ऊर्जा हिरण ने ली, हिरण से ऊर्जा मनुष्य ने ली। सूर्य से ऊर्जा पौधे ने ली, पौधे से ऊर्जा मनुष्य ने ली और सूर्य से ऊर्जा मनुष्य ने ली। आई बात समझ? तो प्रमुख स्रोत क्या है ऊर्जा का? सूर्य। स्रोत माने प्राप्त होना। ऊर्जा हमें सबसे ज्यादा प्राप्त कहां से होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। इसमें देखें, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि सर्वाहारी है। मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली। कुत्ता आपका क्या करता? सब्जी भी खा लेता है और मांस भी खा लेता है। बिल्ली भी सब्जी भी खा लेती है और चूहों को भी खा लेती है, मांस भी खा लेती है। मनुष्य भी क्या करता है? सब्जी रोटी भी खा लेता है और मछलियों, अंडे, मुर्गे को भी खा लेता है। चलो, शिक्षक कहता है चित्त में कौन खटर पिटर करना? क्यों भाई? लाइटें नहीं है, क्या फायदा है? सुनो आराम से बस। चित्त में जीवों की परस्पर निर्भरता दिखाई गई है। जीवों की कैसी, क्या दिखाया गया है इस चित्र में कि एक जीव दूसरे पर किस प्रकार से निर्भर है। सभी जीव अपनी आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर आश्रित हैं या निर्भर हैं। इनमें से किसी को
किसी एक को नुकसान पहुंचाने पर सभी को प्रभाव पड़ता है। अगर आप पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाओगे तो हिरण मारे जाएंगे तो शेर मारा जाएगा। अगर आप जंतुओं को मारोगे तो शेर मारा जाएगा। समझ में आएगा? तो किसी भी एक में अगर आपने नुकसान पहुंचाया तो इसका प्रभाव पूरे पर्यावरण पर आता। समझ में आया? सभी जीवों का शरीर मृत्यु के पश्चात सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है। छोटे छोटे जीव होते हैं। पहले क्या होता है, जीव खत्म हुआ, कोई बड़ा जीव खत्म हो गया, खत्म होने के बाद वो सड़ेगा, सड़ने के बाद उसमें कीड़े पड़ेंगे, कीड़े पड़ने के बाद वे कीड़े भी मरेंगे, तो उनमें फिर और छोटे छोटे कीड़े पड़ेंगे। फिर वे छोटे छोटे कीड़े क्या करते हैं, वे खुद मर जाते हैं और जितनी चीजें उस बड़े जीव ने खाई थी, जितने पोषक तत्व उस बड़े जीव ने खाए थे, वो सभी पोषक तत्व फिर से जमीन में मिल जाते हैं। हवा में मिल जाती है, पानी में मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाती है, ऊर्जा में मिल जाती है। समझ में आएगा? इसी प्रकार से जो सभी सजीव का शरीर मृत्यु के पश्चात सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है, यानी छोटे छोटे पदार्थों में बढ़ जाता है। इस क्रिया को जैव अपघटन कहते हैं। कौन सा? इस क्रिया को क्या कहते हैं? जैव अपघटन। जैव अपघटन। जैव अपघटन वह क्रिया होती है कि जब कोई बड़ा जीव मृत्यु के बाद मृत्यु होती है तो उसके शरीर के सभी अंग, सभी भाग छोटे छोटे तत्वों में बढ़ जाते हैं और वह तत्व अपने पर्यावरण में द्वारा मिल जाते हैं। इस क्रिया को जैव अपघटन कहते हैं। जैव अपघटन फिर से बताएं। जैव अपघटन वह क्रिया है जिसमें बड़े जीव के मृत शरीर के सभी तत्व पर्यावरण में छोटे छोटे टुकड़ों में होकर मिश्रित हो जाते हैं, तो इस क्रिया को जैव अपघटन कहते हैं। समझ में आ गया? हाँ, अब यह भी जाने, मानव ने अपने स्वार्थ के लिए सजीव एवं निर्जीव घटकों का दोहन किया है। मानव ने अपने स्वार्थ के लिए सजीवों को भी मारा है और निर्जीवों का भी दोहन किया है। देखो, जंगल तो साफ कर ही रहा है, शिकार करके पशु पक्षियों को तो मार ही रहा है, उसके बाद पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचा ही रहा है, उसके बाद पता जल को प्रदूषित कर ही रहा है, वायु को प्रदूषित कर ही रहा है, मिट्टी को प्रदूषित कर ही रहा है। तो क्या कर रहा है मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए सजीवों और निर्जीव घटकों का दोहन कर रहा है, यानी बर्बाद कर रहा है, और प्रकृति से छेड़छाड़ का परिणाम सभी जीवों पर पड़ रहा है। प्रकृति से मनुष्य जितना छेड़छाड़ कर रहा है, उसका दोहन कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, उसका प्रदूषण बढ़ा रहा है, तो उसका प्रदूषण जीवों पर प्रभावित पड़ रहा है। जैसे आप शुद्ध पानी को पीते थे तो स्वस्थ रहते थे, लेकिन अब गंदा पानी हो गया है, उसको पी रहे हैं तो आप बीमार पड़ रहे हैं। आप ही ने पानी को गंदा किया, आप ही बीमार पड़ रहे हैं। आई बात समझ? तो प्रकृति से छेड़छाड़ का परिणाम सभी जीवों पे पड़ता है। परिणाम माने असर। मानव को अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, अन्यथा सभी जीव संकट में पड़ जाएंगे। मानव समझदार है, मानव को ही अपने पर्यावरण के सभी जीवों का या पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखना चाहिए। जीव जंतु पेड़ पौधों का संरक्षण करना चाहिए, सुरक्षा करना चाहिए, नहीं तो हमारी मानव प्रजाति के साथ साथ सभी जीव जंतु संकट में पड़ जाएं। हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा? सजीव एवं निर्जीव पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। घटक माने अवयव, अवयव माने हिस्से, हिस्से माने टुकड़े। पर्यावरण के दो टुकड़े, दो हिस्से हैं, दो अवयव हैं, दो घटक हैं, सजीव और निर्जीव। पेड़ पौधे तथा जंतु पर्यावरण के सजीव घटक हैं। भूमि, जल, हवा, सूर्य का प्रकाश निर्जीव घटक हैं। पेड़ पौधों से हमें अनाज, दाल, तेल, शक्कर, कपड़ा, फल एवं सब्जियां मिलती हैं। गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार आदि प्रमुख अनाज हैं। तेल प्रदान करने वाली फसलों को तिलहन कहते हैं। पेड़ पौधों से हमें औषधियां भी प्राप्त होती हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडा, शहद, रेशम, ऊन